शनाया शरण को उन सारी घटनाओं के बारे में बताती है जो उसके साथ घटी थी। किस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ था और मरने की हालत में एक फरिश्ते ने आकर उसकी आत्मा उसके वर्तमान से 600 साल पीछे किसी दूसरी लड़की के शरीर में डाल दी और अब उसे सिर्फ इतना पता है कि सब उसे वो योद्धा समझते हैं जो चंद्रसेन का वध करने के लिए इस दुनिया में आई थी। शरण काफी देर तक शनाया की बात सुनने के बाद सारी बातों को ठीक से समझता है और कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ था शायद उसके लिए तुम तैयार नहीं थी, लेकिन भगवान का अगर यही निर्णय है तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है। क्योंकि ये भविष्यवाणी तो हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं, लेकिन हमें भी अब तक यही लगता था कि शायद वो भविष्यवाणी झूठ थी, लेकिन तुम तो यहाँ मेरे सामने खड़ी हो। शनाया कहती है, लेकिन ये सब मैंने कभी मांगा ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि भगवान ने क्या तय किया है, लेकिन इतना पता है कि इंसान को अगर उसके हिसाब से जीने की इच्छा वो नहीं देता तो वो भी हमें पेड़ पत्थर तालाब की तरह बना देता। लेकिन उसी भगवान ने तो हमारे सीने में दिल दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया और अपना डिसीजन लेने के लिए हमें सूझबूझ दी। तो फिर सैकड़ों करोड़ों लोगों में सिर्फ मैं ही क्यों? शरण शनाया से कहता है, तुम ही क्यों? इसका जवाब शायद मैं दे सकता हूँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब कभी मैं भी ढूंढा करता था कि सैकड़ों करोड़ों लोगों में मैं ही क्यों, जो समस्त राज्य की जिम्मेदारी सर पर ढोएगा? क्यों मैं भी आम लोगों की तरह अपने मन से हर जगह अकेला नहीं घूम सकता? क्यों अकेले शिकार पर नहीं जा सकता? क्यों अकेले किसी धर्मशाला पर रुककर रात नहीं गुजार सकता? शनाया को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछती है, लेकिन तुम तो ये सब कर ही रहे हो। शरण जवाब देता है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं गंधार राज्य का होने वाला सम्राट हूँ। अगर किसी को पता चल जाए तो चंद पलों में खबर चंद्रसेन तक पहुंचेगी और मेरे पीछे हजारों की तादाद में गुप्तचर और सैनिक छोड़ दिए जाएंगे। मैंने भी तुमसे अपनी असलियत इसीलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। मुझे धोखा देने के इरादे से ना सही, लेकिन अगर गलती से भी ये बात तुम्हारे द्वारा किसी और तक पहुंचती तो मेरी जान को खतरा हो सकता था। और ऐसा भी नहीं कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुमसे छुपाया। छुपाने का कारण सिर्फ जिम्मेदारी थी। गंधार राज्य के असंख्य प्रजा की देखभाल, उनके सुख दुख की जिम्मेदारी है मेरे सर पर, जो कि मैंने कभी मांगी भी नहीं थी और मुझे चाहिए भी नहीं थी। लेकिन अगर मैं भी उसे अन्याय का नाम देकर अपना पल्ला झाड़ दूं और कल को गंधार राज्य की गद्दी पर कोई चंद्रसेन बैठ गया तो उन सारे मासूम लोगों का क्या होगा? इसलिए मैं अब ये नहीं सोचता कि सैकड़ों लोगों में मैं ही क्यों, क्योंकि अपनी प्रजा के सुख दुख से मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भी मेरा परिवार है। और शायद इसीलिए तुम्हें अब तक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने इस जगह को, यहाँ के लोगों को कभी अपना शायद समझा ही नहीं, इनको ठीक तरह से देखा भी नहीं, इनकी समस्याएं, इनकी परेशानी कभी सुनी ही नहीं। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि इतनी जल्दी तुम्हारा इस राज्य के लोगों से लगाव होना मुमकिन नहीं। इसीलिए मेरी मानो तो थोड़ा समय दो, लोगों से मिलो, उनकी समस्याओं को समझो, उनके दर्द को समझो कि 20 साल उन्होंने चंद्रसेन के शासनकाल में किस तरह काटे हैं, उनके साथ क्या क्या अन्याय हुआ है, उन्होंने क्या क्या सहा है। शायद फिर तुम्हें उनके दुख दर्द का एहसास होगा और तुम्हारी भावनाएं उनसे जुड़ेंगी। शनाया शरण से अपनी नजरें हटाते हुए ठंड से अपनी बाहों को रब करती है और सर झुकाकर कहती है, मुझे ठंड लग रही है, मेरे ख्याल से हमें अंदर चले जाना चाहिए। शरण समझ जाता है उसकी बातों का शनाया पर कोई असर नहीं पड़ा, तो वो दोनों चुपचाप गांव की तरफ चल पड़ते हैं। महागुरु चंद्रसेन के कक्ष में और चंद्रसेन को वो बड़ी सी काले जादू वाली किताब खोलकर वो भाग दिखाते हैं जिसमें कबंध राक्षस और उसकी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। महागुरु कहते हैं, अगर इसकी शक्तियां आप पाना चाहते हैं तो जितने भी तंत्र मंत्र करने हैं वो मैं कर लूंगा, किंतु उससे पहले एक खास जड़ी बूटी है जो अफगानिस्तान नाम के देश से मंगवानी होगी और उसका काढ़ा बनाकर तुम्हें पीना होगा, ताकि जब कबंध की शक्तियां तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगी तब तुम्हारा शरीर उसे झेल पाए। काढ़ा पीकर तुम्हें 1 पहर तक जमीन के अंदर दफन रहना होगा। तंत्र मंत्र की विधि पूरी होते ही कबंध की शक्तियां तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी और फिर तुम धरती के अंदर से बाहर निकलोगे, परंतु तुम्हारे शरीर पर इसके परिणाम बता दूं। जैसे ही शक्तियां आएंगी तुम्हारे शरीर में हर समय दर्द होगा, तुम्हें भूख लगेगी, लेकिन जो भी तुम ग्रहण करोगे सब कबंध के पेट में जाएगा। तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी, पानी पियोगे लेकिन प्यास केवल कबंध की बुझेगी। स्थिति नर्क से बदतर हो सकती है महाराज। तुम्हारे अंदर शारीरिक रूप से कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। इसीलिए मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, चाहो तो तुम समय लेकर सोच सकते हो। चंद्रसेन सोचने लगता है। यहाँ राजमहल में शिबू ने नशे में आकर ओशी को अपना सारा सच बता दिया था कि वो राजकुमार शरण नहीं है। ये बात ओशी शिबू को बताती है तो डर के मारे उसके हाथ से उसका पैजामा छूट जाता है और सड़क कर नीचे गिर जाता है। शिबू जल्दी से अपना पैजामा जमीन से उठाकर दोबारा बांधता है और ओशी के करीब आकर डर के मारे हकलाते हुए कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या क्या बोला मैंने रात को? ओशी मुस्कुराते हुए कहती है, यही कि तुम राजकुमार शरण नहीं हो, तुम उसके दोस्त शिबू हो जो राजकुमार शरण बनने का नाटक कर रहे और यहाँ राजमहल में अतिथि बनकर रह रहे। शिबू को जैसे सांप सूंघ जाता है और थोड़ी देर तक उसके चेहरे के हाव भाव जमे रह जाते हैं। फिर एकदम से वो जोर जोर से हंसने लगता है।
और खड़े होकर कमर पर हाथ रखकर बोलता है खा गई ना तुम भी धोखा। दरअसल मदिरा पीने के बाद तो मैं कुछ भी बोलने लग जाता हूँ, कई सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाने लग जाता हूँ। कौन है शिबू, कहाँ से आए शिबू, मुझे तो ये नाम पहली बार सुनाई दे रहा है, ये भी कोई नाम हुआ भला। ओशी कहती है लेकिन ये नाम तो तुमने ही मुझे बताया। शिबू कहता है अरे मैंने कहा ना, मैं नशे में कुछ भी बोलने लग जाता हूँ, मेरी तरफ देखो, मेरे व्यक्तित्व को देखो। खुद की बॉडी को दिखाते हुए वो कहता है तुम्हारे सामने एक राजकुमार खड़ा है, कोई आम व्यक्ति नहीं। मैं कहीं से भी गुजरता हूँ तो महिलाएं खुश होकर आपस में खुसर पुसर करने लगती हैं। यदि युद्ध में उतर जाऊं तो दुश्मन की धोती गीली हो जाती है। अपने हाथ को दिखाते हुए वो कहता है ये मेरी भुजाओं को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये शस्त्र चलाकर पूरी तरह से रीढ़ चुके हैं। ओशी चटकारे लेते हुए मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, तुम्हारे हाथ बहुत ही पतले और कोमल हैं। तुम ये मत सोचना कि मैं आज से पहले किसी राजकुमार से मिली नहीं हूँ। ओशी मन ही मन शिबू को और डरा कर मजे लेना चाहती थी। उसे शिबू एक दिलचस्प इंसान लगता है और साथ ही साथ थोड़ा वक्त का मारा हुआ भी, जो केवल एक दुविधा में फंस चुका हो और खुद को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा हो, लेकिन बेचारे का बस नहीं चलता और अपनी पूरी शक्ति से ओशी को यकीन दिलाने में लगता है। तो ओशी कहती है ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं मान जाती हूँ कि तुमने जो भी कहा वो केवल नशे में था और सब कुछ बकवास था। शिबू राहत की सांस लेता है और खुश होकर कहता है मैं वही तो कह रहा था कि मैं नशे में कुछ भी बोल देता हूँ। फिर शिबू जल्दी से ओशी के पास आकर कहता है अच्छा ये बताओ मैंने और क्या क्या बताया तुम्हें कल रात को। ओशी कहती है क्यों, क्या फर्क पड़ता है, तुमने जो भी कहा वो बकवास ही होगा, कोई सच बात थोड़ा ना होगी। शिबू एकदम से निश्चिंत होकर कहता है हाँ बिल्कुल सब बकवास होगा, लेकिन बस उत्सुकता के कारण पूछ रहा हूँ। दरअसल मुझे भी जानने में दिलचस्पी होती है कि नशे के अंदर मैं क्या क्या बड़बड़ाने लगता हूँ। ओशी बिस्तर से उठकर अपने कपड़े पहनते हुए कहती है ज्यादा कुछ खास नहीं था, तुमने बस गंधार से यहाँ आने तक की सारी कथा मुझे सुना दी कि किस तरह राजकुमार शरण ने तुम्हें अपनी दोस्ती का वास्ता देकर अपनी जगह तुम्हें भेज दिया और तुम्हारे वस्त्र भी वो पहनकर किसी घोड़े पर सारी सेना को छोड़कर निकल गए और इस वक्त वो मगध राज्य में बिना किसी सुरक्षा के अकेले ही घूम रहे हैं और किसी तरह उन्होंने तुमसे कहा था कि चंद्रसेन की हर बात को काटना है, उन्हें परेशान करने की पूरी कोशिश करनी है। शिबू ये बात सुनकर पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए अपने चेहरे के नक्शे को बिगड़ने से बचाने की कोशिश करता रहता है। 10 सेकंड में 75 तरह के एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर बनकर खत्म हो चुके थे। ओशी ये सब नोटिस करती है और अपने कपड़े पहनने के बाद वो कक्ष से बाहर जाने के लिए दरवाजे तक जाती है, फिर रुककर पलटती है और कहती है अच्छा हाँ वैसे तुमने ये भी कहा था कि तुम डर के मारे दंड विधान की उन सारी सूचियों को पढ़ रहे हो जिसकी सजा तुम्हें मिल सकती है। शिबू एकदम से कहता है देखा ना, कुछ भी बोले जा रहा था, पता नहीं कैसी सूची, काहे की सूची। ओशी कहती है वही सूची जो तुम्हारे तकिए के नीचे रखी है, तुमने ये निकाल कर रात को दिखाई थी और दोबारा उसी के नीचे रख भी दी थी और कहा था उसी में से कोई सजा तुम्हें मिल सकती है। सच कहूं तो चंद्रसेन से छल करने की सजा तो तुमने सही बताई थी, अपराधी को जमीन में गर्दन तक गड़वा कर सर कुत्तों से नुचवा दिया जाता है। और ये कहकर ओशी दरवाजे खोलती है और बाहर जाने लगती है। शिबू दौड़कर ओशी का हाथ पकड़कर कक्ष के अंदर दोबारा खींचता है और दरवाजा बंद करके धीरे से ओशी को कहता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे और मत डराओ, ये बताओ कि ये तुम किससे कहने जा रही हो, क्योंकि भगवान कसम तुम नहीं जानती यहाँ शरण के पिता राजा छत्रसाल ने अपनी सेना की आधी टुकड़ी भेजी हुई है। अगर चंद्रसेन ने मुझे सच में कुछ किया तो यहाँ खून रेजी हो सकती है। ये मत समझना कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मुझे सच में हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं। ओशी कहती है बहुत चालू हो तुम, लेकिन ये चालाकी यहाँ किसी काम की नहीं। राजा छत्रसाल ने अपनी सेना अपने बेटे राजकुमार शरण के लिए भेजी है, उसके दोस्त या उसके सलाहकार के लिए नहीं, जिसकी जबान काट ली गई थोड़ी सी बात के लिए। इतनी राजनीति तो मुझे भी समझ में आती है, इसलिए ये राजनीतिक भाषा कहीं और इस्तेमाल करना। और ये कहकर ओशी जाने लगती है। शिबू दरवाजे से बाहर झांककर गले में फंसी हुई आवाज से ओशी को कहता है ओशी ऐसा मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। ओशी कहती है अभी किसी को बोलने नहीं जा रही, अभी सोचने जा रही हूँ कि तुमसे क्या मांगना है, तैयार रहना, आज फिर से चौसर खेलेंगे। और ये कहकर ओशी वहां से चली जाती है। भूषण सिंह सैनिकों के समूह में एक जगह बैठकर अपना खाना खा रहा है और सभी अपनी अपनी मेज पर बैठकर खाना खा रहे हैं और भूषण सिंह को देखकर आपस में खुसर पुसर कर हंस रहे हैं। भूषण सिंह को अब इस तरह की जिंदगी की आदत लग चुकी है, वो अपने आप को पूरी तरह इस जीवन के लिए ढाल चुका है। वो अपने साथ बैठे सैनिकों को पूरी तरह नजरअंदाज करते रहता है, क्योंकि वो सब उसकी 10 उंगलियां ना होने और उसके अपाहिज सैनिक होने का मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ सैनिक बार बार भूषण सिंह को चिढ़ाने और उसे भड़काने की कोशिश किए जा रहे थे। कहीं से कोई सीटी मारता तो कहीं से किसी की आवाज आती, रक्षा मंत्री की तो लुटिया गुल। भूषण सिंह से अब सहन नहीं होता और अपना खाना छोड़कर वो अपनी मेज से उठता है और सीधा उन सिपाहियों के पास जाता है। वो सिपाही सीना चौड़ा कर खड़ा हो जाता है और कहता है लड़ेगा क्या कटी उंगली वाली टुंडे। पीछे से कोई आवाज लगाता है, ये अब तो खुद को रक्षा मंत्री समझ रहा है, और सभी हंसने लगते हैं। तभी वहां एकदम से सारे सिपाही किसी को देखकर अपनी अपनी जगह पर उठ खड़े होते हैं। भूषण सिंह पलट कर देखता है तो वहां विदेश मंत्री भूमित रावल खड़ा होता है। भूमित रावल के पास आते ही सारे सिपाही उसके रास्ते से हटने लग जाते हैं और भूमित रावल भूषण सिंह के पास आकर कहता है मित्र
आपको किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडल में बुलाया गया। महाराजा का आदेश है, आपकी पदवी सुरक्षा मंत्री से हटाकर एक सैनिक की हो चुकी है, लेकिन आपके मित्र अभी भी मंत्रिमंडल में बैठने वाले शक्तिशाली और आदेशों का पालन करने वाले लोग हैं। ये भूलिएगा नहीं। यदि कोई समस्या हो तो हमें अवश्य बताइएगा। भूमित रावल ये बात कहते हुए हर एक सिपाही को देखता है ताकि उन सबको ये सुनाई दी जाए। सारे सिपाही बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने स्थान को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन करने लग जाते हैं। भूषण सिंह भूमित रावल को धीमी आवाज में कहता है, तुम्हारा शुक्रिया भूमित, लेकिन ये लोग कुत्ते की नस्ल है। तुम बार बार मुझे इनसे बचा नहीं पाओगे। या तो मैं ही इनसे लड़ते हुए मर जाऊंगा या फिर एक दिन इतनी हिम्मत आ जाएगी कि जाकर आत्महत्या कर लूं। भूमित रावल कहता है, फिलहाल के लिए मंत्रिमंडल की तरफ प्रस्थान करो, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले अपना भोजन पूरा कर लो। अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। यह कहकर भूमित रावल वहां से चला जाता है। भूषण सिंह अपना भोजन पूरा करता है और पानी पीकर मंत्रिमंडल की तरफ जाने लगता है। एक खाली गलियारे से गुजरते समय भूषण सिंह को कोई पकड़कर किनारे खींचता है और भूषण सिंह देखता है कि भूमित रावल है। भूषण सिंह को समझ नहीं आता। वो पूछता है, तुम क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था कि मंत्रिमंडल में मुझे बुलाया जा रहा है। भूमित चुप रहने का इशारा करते हुए धीरे से कहता है, झूठ कहा था मैंने। वहां पर बहुत सारे सिपाही थे, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे साथ आओ। भूमित आगे बढ़ता है, लेकिन भूषण वहीं खड़ा रहता है। भूमित पलट कर कहता है, क्या हुआ? चलो मेरे साथ। भूषण सिंह नाम में सर हिलाता है और कहता है, बस भाई अब और नहीं। और अपने दोनों हाथों की कटी हुई उंगलियां दिखाते हुए कहता है, तुम्हारा इतना उपकार बहुत है। भूमित रावल भूषण सिंह के पास आकर अपने भी दोनों हाथ उठाकर दिखाता है और कहता है, मित्र, हम दोनों का हिसाब अब बराबर हो चुका है और जो हिसाब बाकी बचा है वो है हम दोनों का हिसाब जो धनराज को चुकाना है। तो मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ धनराज की तरह कोई दोगलापन नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका न्याय तुम्हें यहाँ का दंड विधान नहीं दिला पाएगा। अगर न्याय चाहिए तो मेरे साथ आओ। भूषण सिंह थोड़ा सोचकर कहता है, ठीक है चलो। भूमित रावल भूषण सिंह को क्या दिखाने ले जा रहा था? क्या शनाया शरण की बातों को मानकर मगध राज्य को अपना घर मानेगी? क्या शनाया इस राज्य के लोगों के लिए चंद्रसेन से लोहा लेने को तैयार होगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। भूमित रावल भूषण सिंह को लेकर राजमहल के नीचे जा रही सीढ़ियों से होता हुआ राजमहल की बड़ी नाली यानी गटर वाली सुरंग में उतर जाता है, जहां गंदा पानी बह रहा होता है। भूषण सिंह फौरन रुक जाता है। भूमित रावल फिर पलट कर कहता है, अरे क्या हुआ, चलो ना। भूषण सिंह कहता है, देखो भूमित, हमारा हिसाब बराबर हो चुका है और मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ करने जा रहे हो। भगवान के लिए मुझे जाने दो, अब और पीड़ा सहन नहीं कर सकता भाई। भूमित रावल कहता है, मित्र, मैंने कहा ना हमारा हिसाब कब का बराबर हो चुका है, और अगर मुझे तुम्हें किसी तरह का कष्ट देना होता तो मैं खुद इतना कष्ट क्यों उठाऊंगा? तुम्हें उठवाकर कहीं भी ले जाने के लिए मुझे केवल 2 सैनिकों को आदेश देना होगा, क्योंकि तुम अब केवल एक सिपाही हो, और वो भी ऐसे मामूली सिपाही जिसकी कोई कीमत नहीं है। तुम कोई भी शस्त्र उठाने के लायक हो तो फिर बताओ कि मैं भला तुम्हें यहां तक लाने के लिए इतना जतन क्यों करूंगा? भूषण सिंह कहता है, इसीलिए तो मैं भी आश्चर्य कर रहा हूं कि तुम मुझे ही यहां क्यों लेकर आए हो। भूमित रावल कहता है, क्योंकि जो काम मैं करना चाहता हूं वो तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं। तुम एक बार मुझ पर यकीन करके देखो, तुम्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। तुम्हारा जीवन तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है, मैं और क्या ही बिगाड़ लूंगा तुम्हारा। भूषण सिंह को भूमित रावल की बात में दम लगता है, लेकिन वो धनराज के धोखे से इतना डर चुका है कि हाँ करके आगे बढ़ते हुए भी वो डर रहा होता है। फिर भी हिम्मत करके भूमित रावल के पीछे पीछे उस गटर के अंत तक जाता है। गटर के अंत में गटर का पानी जंगल के अंदर एक नाले में गिरता है, लेकिन जहां से गटर का अंत होता है उसके छोर पर लोहे की मोटी सलाखें लगी होती हैं ताकि कचरे और पानी के अलावा कुछ भी आने जाने का रास्ता ना हो। लेकिन भूषण सिंह देखता है कि बाहर जंगल की तरफ खड़े होकर 2 लोग आरी से उस लोहे की सलाखों को काट रहे होते हैं, और काटने के बाद एक आदमी को अंदर आने देते हैं जो कि लंबा चौड़ा है। उसका रंग काला और लिबास से कोई बड़ा आदमी लगता है, और उन दोनों आदमियों का सरदार मालूम होता है। भूषण और भूमित रावल दोनों ही गटर के अंत तक पहुंचते हैं, और भूषण सिंह उस आदमी को देखकर बौखला उठता है और भूमित रावल से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या भूमित? तुम जानते हो यह आदमी कौन है? भूमित रावल हैरानी में पूछता है, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? भूषण सिंह और वो सरदार दोनों ही एक साथ बोलते हैं, हाँ। फिर भूषण सिंह कहता है, ये सोने की तस्करी करता है, ज्यादातर समुद्र में रहता है, या यूं कहो कि समुद्री लुटेरा है। तुम इसे महल के अंदर क्यों घुसा रहे हो? भूमित रावल भूषण सिंह को अपने गुस्से पर काबू रखने को कहता है और बोलता है, भूषण, तुम इस तरह उत्तेजित मत हो, तो मुझे इतना भी मूर्ख मत समझो। मैंने प्रज्वल को अगर राजमहल के भीतर बुलाया है तो इसका ठोस कारण ही होगा। दरअसल मैं प्रज्वल और तुम्हारी सहायता से विवेक धनराज को घुटनों पर लाना चाहता हूं और हमारा सारा हिसाब बराबर करना चाहता हूं। भूषण सिंह कहता है, लेकिन इस मामले में एक लुटेरा हमारी क्या मदद कर सकता है?
प्रज्वल को बार बार भूषण का इस तरह लुटेरा बोलना बुरा लगता है और वो कहता है, देखो तुम तमीज से बात करो, मुझे पता है कि अब तुम रक्षा मंत्री नहीं हो और ऊपर से मुझे यहाँ भूमित रावल ने आमंत्रित किया है, मैं जानबूझकर नहीं आया। भूषण सिंह कहता है, ये इस तरह जाल काटकर घुसाना आमंत्रण नहीं बल्कि इसे घुसपैठ कहा जाता है। इससे पहले कि भूषण और प्रज्वल अपनी बहस में ज्यादा आक्रामक होते, भूमित रावल कहता है, भगवान के लिए दोनों शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग तो आपस में लड़े जा रहे हो, क्या मेरी भी कोई सुनेगा या नहीं? प्रज्वल भूषण के हाथ को देखकर कहता है, बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, ये तुम दोनों की सारी उंगलियां किसने काटी, वो भी बिल्कुल एक ही तरह से? भूमित रावल कहता है, हमने एक दूसरे की उंगलियां कटवाई हैं। प्रज्वल पूरी तरह सोच में पड़ जाता है और अपने आदमियों की तरफ देखने लगता है। भूमित रावल उससे कहता है, मित्र मेरी बात सुनो, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम सारी बातें अभी आपस में कर लें, हमें इस समय केवल मुद्दे की बात पर ध्यान देना चाहिए। प्रज्वल के पीछे खड़े दो आदमियों में से एक खुश होकर कहता है, यह हुई ना बात, मैं कब से यही कहने की सोच रहा था, क्योंकि ये लोहा अभी गर्म है, हमें इस लोहे को दोबारा आग में गर्म करके इस जाली को बंद भी करना है, क्योंकि आपने कहा था कि यहाँ निरीक्षण करने के लिए सैनिक भी आया करते हैं। प्रज्वल उसे डांटते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो और बीच में दोबारा मत बोलना। और भूमि से कहता है, तुम अपनी बात को और कुछ अच्छा प्रस्ताव रखना, मैं भी यहाँ जोखिम उठाकर अंदर आया हूँ। ठीक है, भूमित रावल कहता है और पूछता है, ये बताओ तुम क्या करते हो? प्रज्वल कहता है, तुम जानते तो हो ही, मैं सोने की तस्करी करता हूँ। फिर भूमित भूषण की तरफ देखकर पूछता है, अब तुम ये बताओ कि शाही खजाने का सारा धन और सोना किसके पास होता है? भूषण कहता है, वित्त मंत्री के पास होता है, जो भी धनराज है। भूमित दोबारा पूछता है, और ये बताओ कि वो सारा धन और सोना जिस खुफिया जगह पर सुरक्षित है, उसके बारे में वित्त मंत्री के अलावा किसको पता है? भूषण सिंह कहता है, रक्षा मंत्री को पता होगा, और किसे? भूमित रावल कहता है, बस वही तो, तुम्हारी केवल पदवी हाथ से गई है, लेकिन उस खुफिया जगह से लेकर जहां पर सारा शाही खजाना रखा है, वहां से इस गटर तक का रास्ता सिर्फ तुम जानते हो, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका कोई नक्शा भी नहीं बनाया जाता। ये केवल और केवल तुम्हारे दिमाग के अंदर है, और तुम्हारे सामने एक ऐसा तस्कर खड़ा है जो बड़ी से बड़ी तादाद में भी उन सारे खजाने को लूटकर यहाँ से उड़न छू होकर कोसों दूर ले जा सकता है, क्योंकि ये प्रज्वल की खूबी है। अब क्योंकि तुम रक्षा मंत्री तो रहे नहीं, तो खजाना गायब हो जाने के बाद धनराज को होगी फांसी, और उस खजाने का 1/1 तिहाई भाग हम तीनों आपस में बांट सकते हैं। इस पर प्रज्वल भी उत्सुक हो जाता है और भूषण से कहता है, देखो तुम्हें मेरे साथ काम करने में अच्छा लगे या बुरा, लेकिन भूमित की बातों में दम है। पेशे से भले हम एक दूसरे के दुश्मन हों, लेकिन अगर हम एक दूसरे के पूरक बन जाएं तो हमारे हाथ पूरे मगध राज्य का खजाना लग सकता है, और मैं इस काम में पूरी तरह हाथ मिलाने को तैयार हूं। और ये कहकर प्रज्वल अपना हाथ भूषण की तरफ बढ़ाता है। भूषण प्रज्वल के हाथ को देखकर थोड़ा हिचकिचाता है और भूमित रावल को देखकर कहता है, भाई बात यह है कि, और ये कहकर वो रुक जाता है। भूमित कहता है, हाँ कहो मित्र, क्या बात है, संकोच ना करो। भूषण कहता है, मित्र मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है ना, उन सबसे मैं बहुत डर गया हूं, और मैं इतना बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा घबरा रहा हूं। प्रज्वल कहता है, अरे इसे रक्षा मंत्री किसने बनाया, ये तो बच्चों की तरह घबरा रहा है। भूषण सिंह गुस्से में प्रज्वल पर हमला करने वाला होता है, लेकिन भूमित बीच में आकर उसे रोक देता है। भूषण अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है, जब कुछ पता ना हो तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए। प्रज्वल भी देखता है कि भूषण की आंखों में पानी, और शायद वो उसकी बात से इतना आहत हुआ है कि तिलमिला उठा था। भूमित रावल भूषण सिंह को काबू में करते हुए प्रज्वल से कहता है, देखो तुम स्थिति की गंभीरता को नहीं जानते, भूषण कुछ दिनों से बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए उससे इस तरह की बातें मत करो। प्रज्वल कहता है, माफ करना भाई, लगता है मैंने तुम्हारी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। खैर, और ये कहकर प्रज्वल सलाखों की तरफ जाता है और जंगल की ओर देखकर सीटी बजाता है। थोड़ी ही देर में एक बंदर पेड़ से लटकते हुए छलांग मारते हुए उन सलाखों के अंदर आकर प्रज्वल को हाथ उठाकर सलाम करता है। प्रज्वल कहता है, सलाम, और भूमित की तरफ पलट कर कहता है, यह हमारा साथी है, इसका नाम चंदू है। तुम दोनों आपस में सोच समझ कर तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बता देना। अगर सोना निकालना हो तो यहीं आकर मेरी तरह सीटी बजाना, चंदू तुम्हारे पास आएगा और अपना संदेश लिखकर उसके हाथों भिजवा देना। भूषण थोड़ा परेशान होकर पूछता है, तुम्हारा संदेश इस बंदर के हाथों क्यों भिजवाना है? तभी बंदर एकदम से भूषण पर गुर्राता है और प्रज्वल उसे डांट कर कहता है, नहीं चंदू, बदतमीजी नहीं। और भूषण से कहता है, दरअसल कोई से बंदर बोलता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, इसे इसके नाम से पुकार लेना वरना ये नहीं आएगा। बंदर भूषण को देखकर गुर्राता है और भूषण कहता है, हाँ ठीक है, समझ गया, ऐसे गुर्राओ मत। और प्रज्वल अपने उन दोनों आदमी और बंदर के साथ वहां से चला जाता है। शिबू का कक्ष खुलता है और एकदम से चंद्रसेन अपने को सिपाहियों के साथ अंदर प्रवेश करता है। शिबू डर के मारे खड़ा हो जाता है और उसे लगता है कि ओशी ने उसका सच जाकर चंद्रसेन को बता दिया है। इससे पहले कि शिबू चंद्रसेन के पैरों में गिरता, चंद्रसेन कहता है, राजकुमार शरण, राजमहल में आपका ख्याल अच्छे से तो रखा जा रहा है ना? शिबू कहता है, जी हाँ महाराज, और बिल्कुल,
और मन ही मन वो ओशी को धन्यवाद देता है कि अभी उसने सच नहीं बताया है। चंद्रसेन कहता है, आप मगध राज्य घूम कर देखना चाहते थे ना कि यहाँ की प्रजा की मेरे बारे में क्या राय है, आप गए नहीं लोगों से मिलने? शिबू एकदम से कहता है, अच्छा हाँ, मैं निकलूंगा, जरूर जाऊंगा। चंद्रसेन काफी देर तक चुप खड़ा शिबू की आंखों में देखता है और शिबू को घबराहट होने लगती है और वो पूछता है, आप ठीक है ना महाराज? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। चंद्रसेन कहता है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपकी भी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। गांधार में आपकी मेहमान नवाजी के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा। शिबू खुशी से कहता है, हाँ हो ही रहा होगा, लोग बहुत पसंद करते हैं शरण को। और ये कहते ही वो एकदम से घबरा जाता है और बात को घुमाते हुए कहता है, शरण यानी हम? चंद्रसेन कहता है, मुझे कोई संदेह नहीं। चंद्रसेन सोचता है, शरण ऐसे बेवकूफों जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है? चंद्रसेन वहां से चला जाता है और उसके जाते ही शिबू के घुटने जवाब दे देते हैं और वो जमीन पर बैठकर हाँफने लगता है और खुद से कहता है, यार ये क्यों बार बार करीब आ जाता है? किसी दिन मुझे दिल का दौरा दे देगा ये आदमी। यहाँ मालती गांव में सुबह सुबह शनाया अपने लिए कुछ खाना और कुछ कपड़े एक थैले में बांध रही है और उसने बिक्कू और शरण को बता दिया है कि वो घर छोड़कर जा रही है। शनाया ने फैसला पूरी रात जागकर सोचने के बाद लिया था। शनाया को अब यह एहसास हो चुका था कि वो इतनी महान नहीं है कि यहाँ रुककर वो एक मसीहा बने और चंद्रसेन से युद्ध करके मगध के लोगों का कल्याण करे। वो साधु को ढूंढकर किसी तरह की कोई तरकीब पूछेगी जिससे वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। जब चमत्कार से वो यहाँ आ सकती है तो वापस जाने का भी कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। वो अपनी दुनिया में एक आम लड़की थी जो केवल एक रॉ एजेंट थी। इस दुनिया में उसे टेलीपोर्ट करने से पहले उस फरिश्ते ने एक बार भी उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी। इसलिए अगर उसे लगता है कि उसको इस तरह जबरदस्ती किसी के शरीर में डाल देने से वो उसका काम करने के लिए बाध्य हो जाएगी तो वो शनाया को नहीं करना था। शनाया अपने हक के लिए लड़ना अच्छे से जानती थी। दुनिया में परेशानी और तकलीफ कहाँ नहीं होती। यहाँ के लोग कौन सा उसके समय के लोगों से अलग हैं? कौन सा यहाँ की कहानी इतनी दुखदाई? आखिर लोग किसी ना किसी तरह तो गुजारा कर ही लेते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो खुद शनाया है। ये सब सोचते हुए वो गुस्से में अपना सामान बांध रही होती है कि शरण शनाया को अपनी बात दोबारा समझाने का प्रयत्न करता है। पर दोनों की बहस बाहर खड़ा बिक्कू सुन रहा होता है जो अपने गधों को काम पर ले जाने को तैयार कर रहा होता है। जब से शनाया ने बिक्कू को बताया है कि वो घर छोड़कर जा रही है, बिक्कू का मुंह तब से ही फूला हुआ है और वो शनाया से बात नहीं कर रहा है। दरअसल बिक्कू के माँ बाप गुजर जाने के बाद बिक्कू का कोई परिवार वाला नहीं रहा और पिछले कुछ दिनों से शनाया उसे अपनी बड़ी बहन जैसी लगने लगी थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि उसके सर पर किसी का साया था। उसके मन में केवल यही चल रहा था कि मैंने आखिर क्या नहीं किया आपके लिए दीदी, और आप इतनी मतलबी हैं कि मुझे इस तरह अकेला छोड़कर जा रही हैं। लेकिन ये बात अपने दिल ही दिल में दबा कर बिक्कू अपने दोनों गधों को लेकर जाने लगता है। शनाया शरण से बहस करते हुए कहती है, देखो शरण, तुम्हारे बार बार बोलने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम 1000 बार भी कहोगे ना तब भी मेरा जवाब वही होगा, इसलिए मुझे इस तरह बुरा इंसान होने का एहसास मत दिलाओ। तभी शनाया देखती है कि बिक्कू बिना कुछ कहे अपने गधों को लिए वहां से काफी दूर जा चुका है। शनाया आवाज लगाती है, बिक्कू, और अपना सामान छोड़ दौड़ते हुए झोपड़ी से बाहर निकलती है और आधे रास्ते में ही बिक्कू तक पहुंचकर उसे रोक देती है। बिक्कू सूजा सा मुंह लेकर शनाया को धीमी आवाज में पूछता है, अब क्या चाहिए? शनाया को समझ आ जाता है कि बिक्कू को उसके जाने से कितना दुख हो रहा है। शनाया कहती है, माफ कर दे यार बिक्कू, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। बिक्कू की आंखों में पानी है और अपने सर को झुकाकर वो रूखी आवाज में कहता है, हाँ तो जाओ ना फिर। रोका किसने? शनाया कहती है, तो गुस्सा क्यों हो रहा है? बिक्कू कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूं, भला मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मैं होता कौन हूं तुम पर गुस्सा करने वाला? तुम्हें तो रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी ना, सो मिल गई। अब मुझे भी यही लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। ये कहते हुए बिक्कू की आवाज भर्राने लगती है, लेकिन खुद को कंट्रोल करता हुआ वो सर झुकाए खड़ा रहता है। शनाया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और बिक्कू को वो जोर से गले लगा लेती है, लेकिन बिक्कू उसे धक्का देकर पीछे हटा देता है और चिल्लाते हुए कहता है, दिमाग खराब मत करो मेरा, तुमने अपना सामान बांध लिया है ना, अब जाओ। और ये कहकर वो हाथ जोड़ लेता है और अपने गधों को लेकर आगे बढ़ने लगता है। शनाया बेबस होकर रोने लग जाती है और उसके मुंह से निकलता है, सोंटू मोंटू। ये सुनकर बिक्कू के दोनों गधे भी तुरंत रुक जाते हैं और पलटकर शनाया को देखने लगते हैं। बिक्कू दोनों से कहता है, चलो यहां से, काम का समय है। और ये कहकर दोनों गधों की लगाम खींचता है, लेकिन गधे नहीं हिलते। बिक्कू झुंझला जाता है और गुस्से में कहता है, अच्छा अब तुम दोनों के लिए ये ज्यादा प्यारी हो गई, तो दफा हो जाओ यहां से। ये कहकर बिक्कू दोनों गधों की लगाम छोड़ता है और फूट फूट कर रोते हुए वहां से दौड़कर भाग जाता है। ये देखकर उसके गधे भी बिक्कू के पीछे पीछे भागने लगते हैं। शनाया ये देखकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है
और मन ही मन वो कहती है, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूं। क्या शनाया बिक्कू के लिए रुकेगी? क्या उसका फैसला बदलेगा? क्या बिक्कू शनाया के चले जाने पर यह सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी एक थी श्री, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बिक्कू के नाराज होकर वहां से चले जाने के बाद शनाया वहां खड़े खड़े रो रही होती है कि पीछे से शरण आकर कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें अपने परिवार की तरह समझने लगा था वो। बिक्कू के नाराज होने से जो तकलीफ शनाया को हुई थी, उसका सारा गुस्सा वो शरण पर निकालते हुए उसे चिल्लाकर कहती है, तो क्या करूं? उसको सच बता दूं क्या कि मैं वही योद्धा हूं जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, और यहां रहकर मैं उसकी भी जान खतरे में डाल दूं? शरण एकदम से सकपका जाता है और दोनों तरफ देखकर धीरे से कहता है, शनाया तुम चिल्ला क्यों रही हो? लोग सुन रहे हैं। शनाया गुस्से में चुपचाप झोपड़ी के अंदर चली जाती है। लेकिन जहां पर शनाया ने चिल्लाया था, वहीं पर कुम्हार के पास बैठा एक आदमी शनाया की ये बात सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, कहीं ये लड़की जिज्ञासा तो नहीं जिसकी खोज इतने दिनों से हो रही है? भगवान कसम, अगर ये वही निकली तो मेरी तो किस्मत चमक जाएगी। राजा चंद्रसेन इतनी दौलत देगा कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाती रहेंगी। तभी कुम्हार उसे कहता है, लो भाई, तुम्हारा मटका बन गया और सूख भी चुका है, ले जाओ। तभी वो आदमी उस कुम्हार से कहता है, काका मैं बस अभी आया, एक जरूरी काम याद आ गया। और वो आदमी जल्दी से शनाया का पीछा करने लगता है और बिक्कू की झोपड़ी के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में जैसे ही शनाया अपना थैला लेकर बाहर निकलती है, वो आदमी यहां वहां देखने लगता है और शनाया, जिसे पता नहीं था कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, बेखबर और उदासी में गांव से बाहर की तरफ जाने लगती है। वो जंगल में उस साधु को ढूंढने जा रही थी जिसने पत्थर से पेड़ उगाकर शनाया को अपना चमत्कार दिखाया था। शनाया के मन में केवल इतनी सी बात अटकी पड़ी है कि किसी तरह अगर वो साधु मिल गया तो उस फरिश्ते तक पहुंचने का कोई ना कोई तरीका उसे बता देगा, और अगर नहीं बता पाया तो शनाया यहां से इतनी दूर चली जाएगी कि चंद्रसेन का राज्य और उसकी भविष्यवाणी की कहानियां जहां कोई जानता ही ना हो। ये सब सोचते हुए शनाया लगभग गांव से काफी दूर निकल जाती है और जंगल के किनारे तक एक बिल्कुल सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन वो व्यक्ति जो शनाया का पीछा कर रहा था, अब भी अपने घोड़े से धीरे धीरे शनाया का पीछा किए जा रहा था और सोच रहा था कि किस तरह से वो इस बात की पुष्टि करे कि ये लड़की जिज्ञासा है या नहीं। आखिर में उसे एक तरकीब सूझती है और अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाकर वो शनाया तक पहुंचता है और उससे कहता है, बहन माफ करना, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, काफी थक भी गया हूँ और मुझे प्यास लगी है। शनाया रुककर अपना थैला खोलती है और उसमें से पानी निकालकर उस आदमी की तरफ बढ़ाती है। वो आदमी घोड़े से उतर के अपने दोनों हाथों से चुल्लू में पानी पीने लगता है और पीते पीते ही एकदम से शनाया की कलाई पर मुंह का सारा पानी उगल देता है, जिससे शनाया को घिन आती है और जल्दी से अपना हाथ धोकर वो पोंछने लगती है और झुंझलाकर कहती है, यक, व्हाट द हेल इज दिस? और ये कहकर वो अपना हाथ पोंछ ही रही होती है कि उस आदमी को शनाया की कलाई पर बना वो निशान नजर आ जाता है और उस आदमी की आंखों में खुशी की चमक जाग उठती है और जल्दी से सीधा होकर वो कहता है, माफ करना बहन, मुझे उल्टी आ गई। क्या है ना, सुबह से कुछ खाया नहीं है, शायद इसीलिए खाली पेट पानी पीने पर ऐसा हो गया होगा। शनाया अपना पानी का थैला रखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मुझे भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, मेरे पास कुछ खाना है, आपको चाहिए तो खा सकते हैं। आदमी कहता है, नहीं नहीं बहन, आपका शुक्रिया, मुझे जल्दी कहीं निकलना है। ये कहकर वो आदमी अपने घोड़े पर बैठता है और पूरी रफ्तार से वहां से सीधा राजमहल के लिए भागता है और मन में कहता हुआ जाता है, अब तो खजाना हाथ लग गया। ये लड़की जहां रुकी है उस झोपड़ी का पता भी मुझे मालूम है, अब अपने दिन बदल जाएंगे। और ये कहता हुआ वो घोड़े की रफ्तार और तेज कर भागने लगता है। शनाया जंगल में पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए काफी देर से चढ़ाई किए जा रही थी और एक जगह जाकर वो थक जाती है और रुककर पानी पीती है। फिर वो जमीन पर बैठती है और जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है अपने आप ही सीधा लेट जाती है। आंखों के सामने खुला आसमान, आसपास काफी सुकून भरा माहौल था। फिर एकदम से उसे कुछ याद आता है और आसमान की ओर देखते हुए भगवान से बात करते हुए कहती है, वैसे एक बात कहूं, यह मत समझना कि गुस्से में कह रही हूं, लेकिन मैं सच में वो काम नहीं करूंगी जिसके लिए आपने मुझे इस एंटीक दुनिया में डाला है। आप चाहे मेरे साथ जो कर लो, मैं जबरदस्ती आपका काम नहीं करूंगी। मुझे
अपने राइट्स पता है और आपको ऐसा कुछ करवाना भी था तो पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। चलिए माना आप बहुत बिजी होंगे, लेकिन आपके पास तो बहुत सारे लोग होंगे, किसी को भी भेज देते, किसी पावरफुल आदमी को। मैं ही मिली तुम्हें। किसी भी जॉब का ना एक सिंपल तरीका होता है, पहले इंटरव्यू, फिर ऑफर लेटर, उसके बाद एग्रीमेंट। हमारे बीच ऐसा कुछ भी प्रोसेस फॉलो हुआ नहीं ना यार। तुम भगवान लोगों में कुछ सिस्टम जैसा कुछ है कि नहीं? भगवान को कोस लेने के बाद शनाया काफी देर तक चुपचाप वहीं लेटी रहती और फिर दोबारा अपना थैला उठाकर चल पड़ती है। जैसे जैसे वो आदमी मगध राज्य के राजमहल के नजदीक पहुंचता जा रहा था, उसकी खुशी का जैसे ठिकाना नहीं था। खुले मैदान में तेज दौड़ते घोड़े पर पागलों की तरह चिल्लाता हुआ और हंसता हुआ वो कह रहा था, खजाना हाथ लग गया रे, खजाना हाथ लग गया। आखिरकार वो आदमी राजमहल के द्वार तक पहुंच ही जाता है। जो सफर पूरा करने में 6 घंटे लगने चाहिए थे, उसने उसे 3 घंटे में ही पूरा कर लिया। घोड़ा भी मानो उसे मन ही मन गाली दे रहा था। वो खुशी से घोड़े से उतरता है और राजमहल के द्वार तक पहुंचता है, जहां 2 सिपाही तैनात थे। वो उसका रास्ता रोकते हुए पूछते हैं, क्या चाहिए? वो आदमी कहता है, मुझे तत्काल ही महाराज से मिलना है। एक ऐसी सूचना लेकर आया हूं जो किसी और को नहीं बता सकता। वो सिपाही कहता है, ऐसी बात है तो यहीं से वापस लौट जाओ, क्योंकि इतनी जरूरी सूचना महाराज सुनना पसंद नहीं करते। वो आदमी कहता है, देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे सच में महाराज से मिलना होगा। सिपाही कहता है, देखो मैं भी मजाक नहीं कर रहा, अगर दोबारा कुछ बोले तो ये भाला सीधा तुम्हारी छाती में घुसा दूंगा, क्योंकि यहां खड़े होकर तुम हमारा ध्यान भटका रहे हो। वो आदमी कहता है, देखिए आप समझ नहीं रहे। तभी वो सिपाही गुस्से में अपना भाला उसकी छाती पर तान देता है, तो आदमी सहम कर कहता है, अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूं। वो आदमी मायूस होकर दोबारा अपने घोड़े के पास आता है और कहता है, दोस्त ये तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे, लेकिन सूचना ऐसी है कि मैं किसी और को बता भी नहीं सकता। अगर बताऊंगा तो स्वयं ही महाराज को बताऊंगा, तभी कोई बड़ा खजाना हाथ लगेगा, नहीं तो बंटवारे में केवल टुकड़ा ही हाथ लगेगा। ये सोचता हुआ वो काफी देर तक वहां खड़ा रहता है और थोड़ी देर बाद वहां से गाड़ियों पर कोयला लाद कर महल के अंदर जा रहा होता है और उस आदमी को एक तरकीब सूझती है। वो जल्दी से उस गाड़ी वाले को रोककर एक बोरी कोयला खरीदता है और उस बोरी में से कोयला निकालकर अपने पूरे मुंह और कपड़ों पर लगा लेता है और उस बोरी को कंधे पर लाद कर लंगड़ाता हुआ मजदूर की तरह दोबारा राजमहल के दरवाजे तक आता है। सिपाही फिर उसे रोककर पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वह आदमी अपनी आवाज बदल कर कहता है, मालिक मैं राजमहल का कचरा जलाने के लिए कोयले का कट्टर देने जा रहा हूँ। जो आदमी रोज आता है मैं उसका भाई हूँ, आज वो बीमार है। वो सिपाही कहता है, ठीक है तुम ये बोरी यहीं पर रख दो, हम अंदर भिजवा देंगे। उस आदमी का मुंह लटक जाता है और चुपचाप उस बोरी को वो जमीन पर रख देता है और धीरे से कहता है, 2 मोहर का घाटा हो गया। और वो आदमी दोबारा अपने घोड़े की तरफ वापस आने लगता है कि तभी उसे दोबारा तरकीब सूझती है। वो दोबारा उस सिपाही के पास जाकर कहता है, अच्छा मालिक हम ये पूछ रहे थे कि हमें कई दिनों से काम नहीं मिल रहा, क्या राजमहल के अंदर भी मजदूरी का कोई काम मिल सकता है? इससे पहले कि सिपाही कुछ कह पाता, वो आदमी खुद ही अपनी छाती पकड़ के दर्द होने का नाटक करके जमीन पर गिर जाता है और कहता है, हाय मेरा दिल, हाय मेरी सांस, मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, कोई बचाओ, यहाँ क्या कोई वैद्य है? सिपाही थोड़ा सा आगे आकर फिक्र में उसे देखने लगते हैं। तभी वहां से गुजरता हुआ एक राही आकर जल्दी से उस आदमी को पानी पिलाता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलता हूँ। लेकिन नाटक करता हुआ आदमी कहता है, मुझे लगता है मैं ज्यादा देर नहीं बच पाऊंगा, यहाँ राजमहल में कोई वैद्य है तो मुझे उसके पास लेकर चलो और मेरा जीवन बचा लो। वह हाथ जोड़कर सिपाहियों की तरफ इशारा करता है, लेकिन गुजरता हुआ राही बोलता है, नहीं मित्र तो मेरे साथ चलो, यहाँ राजमहल के वैद्य हम जैसे छोटे लोगों का इलाज नहीं करते। मेरे जानने वाले एक मित्र हैं जो स्वयं वैद्य हैं, तो मेरे साथ चलो। इस बात से परेशान होकर वो आदमी उस राही से कहता है, अरे आप जाओ ना यहाँ से, और सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये भाई लोग मेरी मदद कर देंगे। तभी सिपाही कहता है, रुको रुको रुको, मैं समझ गया इसको क्या बीमारी हुई है। ये कहकर वो पास में पड़े पानी के डिब्बे से लेकर पूरा पानी उस आदमी के मुंह पर डालता है, जिससे उसका कोयला चेहरे से धुलकर गिर जाता है। वो सिपाही अपना भाला उसकी गर्दन पर तान कर कहता है, मुझे पता था तू दोबारा आएगा, तुझे एक बार में समझ नहीं आती बात, बोल कर दो खत्म यहीं पर। तभी वहां से राजमहल की एक शाही सवारी राजमहल में प्रवेश करने के लिए आती है। सिपाही जल्दी से उस आदमी को घसीट कर किनारे करते हैं और राजमहल का दरवाजा उस गाड़ी के गुजरने के लिए खोल देते हैं, लेकिन वो गाड़ी वहीं रुकी रह जाती है।
और उस गाड़ी में बैठा आदमी पर्दा हटाकर बाहर देखता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वित्त मंत्री विवेक धनराज है, जो किसी जरूरी काम को करके राजमहल वापस आ रहा होता है। विवेक धनराज ये नाटक देखकर सैनिकों से पूछता है, क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ पर? वो आदमी एकदम से अपने मन ही मन सोचता है, यह आदमी तो कोई बड़ा आदमी मालूम होता है, शायद ये मेरी मदद कर सकेगा। और जल्दी से वो विवेक धनराज के पैर पकड़ लेता है और कहता है, प्रभु प्रभु मेरी सहायता करिए, ये दोनों सिपाही मुझे राजमहल के अंदर नहीं जाने दे रहे। मेरे साथ एक बहुत ही बड़ी व्यक्तिगत समस्या है जिसको मैं महाराज से मिलकर उनके समक्ष रखना चाहता हूँ। अब अगर राज्य के राजा कोई अपनी समस्या ना बताएं तो हम कहाँ जाएंगे प्रभु? विवेक धनराज पूछता है, क्या समस्या है तुम्हारी, बताओ। वो आदमी कहता है, प्रभु ये समस्या कुछ ऐसी है जो मैं सबके सामने नहीं कह सकता, मैं केवल महाराज से मिलकर उन्हें ही कहना चाहता हूँ। मुझे गलत ना समझे प्रभु, मैं बस बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और बहुत छोटा आदमी हूँ, इसीलिए मेरा रास्ता रोका जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि कोई ना कोई फरिश्ता आकर मेरी सहायता करेगा और मुझे महाराज से मिलवा देगा। देखिए, सौभाग्य से आप इसी समय यहाँ से गुजर रहे थे। विवेक धनराज कहता है, देखो बेटा, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? तुम महाराज चंद्रसेन से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हो, जो कि तुम्हारे सपने में भी मुमकिन नहीं। तो मेरा समय बर्बाद किए बिना कुछ ऐसा कहो जो मुमकिन हो और तुम्हारी हैसियत के भी अंदर आता हो। अगर तुम्हें पता नहीं हो तो मैं समझाता हूं कि तुम इस राज्य के वित्त मंत्री का समय व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारा भाग्य सच में अच्छा है कि यहां से मैं गुजर रहा था, नहीं तो अब तक तुम गुजर चुके होते। वह आदमी अपना सर झुका लेता है और कहता है, ठीक है प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। मेरा इरादा आपका या महाराज का समय व्यर्थ करने का बिल्कुल नहीं था। मैं बस अपनी बात किसी और से नहीं बता सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। और यह कहकर वो आदमी अपना हाथ जोड़कर उदास चेहरा बना लेता है। विवेक धनराज मन ही मन सोचता है, शायद सच में किसी बड़ी परेशानी में है बेचारा। लेकिन इस बेचारे को मैं कैसे समझाऊं कि चंद्रसेन से किसी भी प्रकार की सद्भावना की उम्मीद लगाना व्यर्थ है। लगता है कहीं बाहर से आया होगा। लेकिन विवेक धनराज साथ में यह भी सोचता है कि कम से कम वो मंत्री के तौर पर तो अपना धर्म निभा ही सकता है। आगे भगवान जाने और उस बेचारे व्यक्ति की किस्मत। धनराज उस व्यक्ति से पूछता है, क्या तुम लिखना जानते हो? वो व्यक्ति कहता है, हाँ प्रभु, मैं लिख सकता हूँ। धनराज अपनी गाड़ी में रखे एक कागज का टुकड़ा और स्याही की डिब्बी और मोरपंख की कलम निकालकर उसे देते हुए कहता है, बिना समय व्यर्थ किए जितनी जल्दी हो सके अपनी बात इस पर लिखो। मैं ये पत्र स्वयं महाराज के हाथ में सौंप दूंगा और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि इससे बड़ी बात मैं तो क्या, तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा। अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी और निकला तो ये मौका गवा दोगे, इसीलिए जो भी कहना चाहते हो मुंह बंद करके चुपचाप जल्दी से इसमें लिख दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारे पत्र को खोलकर भी नहीं पढ़ूंगा कि इसमें क्या लिखा है। वह आदमी बिना कुछ कहे हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से कलम और कागज का टुकड़ा लेकर सबसे छुपाकर अपनी बात उसमें लिख देता है और वो पत्र धनराज के हाथ में रखकर कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनराज कहता है, तुम जैसे लोगों के साथ मेरी जो भावनाएं हैं, मुझे लगता है एक दिन मुझे ले डूबेंगी। तुम्हें पता नहीं, जब ये पत्र मैं महाराज के हाथ में रखूंगा तो उस समय मुझे किस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। मैं केवल तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसी बेतुकी हरकत करने जा रहा हूं। जाओ, खुश रहो, भगवान तुम्हारी जो भी समस्या हो उसे सुलझा दे। ये कहकर विवेक धनराज अपनी पालकी का पर्दा खींच लेता है और सवारी महल के अंदर चली जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, उस आदमी का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है और दोनों सैनिकों के चटकारे लेते हुए वो कहता है, क्या कहते हो? मेरा पत्र पढ़ने के बाद महाराज क्या करेंगे? वो सैनिक कहता है, तुम्हारा पत्र सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा और यदि गलती से पढ़ लिया तो हमें आदेश दिया जाएगा कि तुम्हारा सर धड़ से अलग करके महाराज चंद्रसेन को एक बार दिखा दिया जाए। उसके बाद तुम्हारे सर से जो चाहे गेंद बनाकर खेले। वो आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ हंसता है और कहता है और तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? वो पत्र महाराज पढ़ेंगे और थोड़ी देर में यही दरवाजा खुलेगा और महाराज स्वयं बाहर आएंगे। दोनों सिपाही एकदम से हंसने लगते हैं। वो आदमी कहता है चलो, तुम्हें इतनी हंसी आ रही है तो मैं भी यहीं खड़ा हूं। जब वो बाहर आएंगे तो मैं भी तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं कि तब तुम्हें कितनी हंसी आती है। क्या उस आदमी का लिखा पत्र चंद्रसेन तक पहुंचेगा? और अगर पहुंचा तो क्या वो पढ़ेगा? क्या शनाया को वो फरिश्ता मिल पाएगा जिसकी तलाश में वो निकली है? क्या शनाया इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में लौट पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी एक थी शीरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
राजमहल में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी है और चंद्रसेन भी उपस्थित है। विवेक धनराज के आने में काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए सभा विवेक धनराज के बिना ही शुरू होने जा रही थी। लेकिन तभी विवेक धनराज जल्दी जल्दी में मंत्रिमंडल की बैठक वाले कक्ष में प्रवेश करते हुए कहता है, मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझे आने में विलंब हो गया। दरअसल नए बंदरगाह के काम में कुछ बाधा आ रही थी, इसी कारण से मुझे स्वयं वहां जाकर वहां के वास्तुकार से मिलना पड़ा। मैं बेहद शर्मिंदा हूं महाराज कि मेरे कारण सभा शुरू में देरी हुई। महागुरु कहते हैं, कोई बात नहीं धनराज, वो कार्य भी महत्वपूर्ण था, आओ अपना स्थान ग्रहण करो। विवेक धनराज जाकर चंद्रसेन के आगे सर झुकाता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। बैठक की शुरुआत करते हुए महागुरु कहते हैं, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसा कि आप लोगों को पता है, वो लड़की जिज्ञासा, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और क्योंकि हमारे पास तात्कालीन कोई रक्षा मंत्री नहीं है, तभी विवेक धनराज महागुरु की बात काटते हुए कहता है, क्षमा करें महागुरु, मेरे ध्यान से उतर गया। दरअसल सभा शुरू होने से पहले मैं एक संदेश महाराज को देने का वादा कर चुका हूं किसी से। अभी अभी मैं महल के अंदर आ रहा था तो एक परेशान व्यक्ति था जिसे महाराज से स्वयं मिलना था, जो कि निश्चित रूप से एक बेतुका और वाहियात निवेदन था। किंतु मैंने देखा कि वो युवक सच में किसी बड़ी दुविधा में फंसा हुआ था, और क्योंकि हमारे यहाँ गंधार राज्य के राजकुमार भी राजमहल में उपस्थित हैं, तो मुझे लगा महाराज की छवि को लेकर कोई सवाल ना उठे और एक बेहतर संदेशा जाए। तो मैंने उस युवक को सुझाव दिया कि वो अपनी बात इस पन्ने में लिख दे, जिसको मैं महाराज तक पहुंचा दूंगा। भूमित रावल और महागुरु विवेक धनराज को चुपचाप ऐसे देखते हैं जैसे वो आंखों ही आंखों में सवाल पूछ रहे हो कि ये किस तरह का मजाक है। महागुरु सोचते हैं कि इससे पहले चंद्रसेन भड़क उठे, वो खुद ही विवेक धनराज को फटकार लगाकर माहौल बिगड़ने से बचा ले। महागुरु कहते हैं, धनराज, तुम मंत्रिमंडल की बैठक में जहां महाराज उपस्थित हैं, एक आम व्यक्ति के संदेश को लेकर समय व्यर्थ कर रहे हो। इतने बड़े मंत्री को क्या ये शोभा देता है? तभी आश्चर्य से चंद्रसेन खुद ही महागुरु को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करता है और विवेक धनराज को कहता है, कोई बात नहीं, लाओ दिखाओ क्या संदेश है। और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और विवेक धनराज खुद ही ये सोचने लगता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। उसने तो सोचा था कि वो सरासर भावना में बहकर एक बेवकूफी वाली हरकत कर रहा है, जिससे सभा में बैठे सभी लोग उसे मूर्ख समझेंगे और चंद्रसेन उसे घूर के देखेगा और अंत में धनराज को खुद ही माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ महागुरु मन में ये सोचते हैं कि शायद रात को चंद्रसेन जो इतना क्रोधित हुआ था, शायद उसकी भड़ास निकालने के बाद वो आज अच्छे मन में है और इस तनावपूर्ण स्थिति में अपना मन बहलाने के लिए थोड़ा समय व्यर्थ करना चाहता होगा। महागुरु का सोचना एकदम सही था। चंद्रसेन ने वो चिट्ठी यूं ही बड़ी बड़ी राजनीतिक बातों से तंग आकर थोड़ा मनोरंजन करने के लिए ले ली थी, ये देखने के लिए कि आम लोग आखिर अपनी बहुत बुरी स्थिति में भी होते हैं तो एक राजा को क्या संदेश भेजते होंगे। चंद्रसेन ने कभी जीवन में किसी तुच्छ मनुष्य से बात तक नहीं की थी और सोचा, चलो देखें इनका मस्तिष्क किस तरह से काम करता है। लेकिन जैसे ही चंद्रसेन वो चिट्ठी खोलकर पढ़ता है, उसके चेहरे के हाव भाव साधारण से गंभीर होने लगते हैं। बिना मुंह चलाए चुपचाप चंद्रसेन उस चिट्ठी को पढ़ते रहता है और उसके चेहरे के बदलते भाव को महागुरु, भूमित रावल और विवेक धनराज एक दूसरे को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, ऐसा क्या लिख दिया है उस युवक ने जिससे चंद्रसेन जैसे इंसान के चेहरे के भाव बदलने लगे हैं। चिट्ठी पढ़ने के बाद चंद्रसेन उसे तुरंत मोड़ता है और फाड़ कर टुकड़े जमीन पर फेंकता हुआ सीधा कुर्सी से खड़ा हो जाता है। मंत्रिमंडल के बाकी के सदस्य भी अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। चंद्रसेन बिना किसी से कुछ कहे वहां से जाने लगता है। सभी एक दूसरे का चेहरा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। महागुरु धीरे से धनराज से पूछते हैं, क्या था उस चिट्ठी में? धनराज कहता है, पता नहीं महागुरु, मैंने उस व्यक्ति से वादा किया था कि मैं उसकी चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा। चंद्रसेन के पीछे पीछे महागुरु, भूमित रावल और विवेक धनराज भी जाने लगते हैं और महागुरु चंद्रसेन से पूछने की कोशिश करते हैं, क्या बात है चंद्रा, क्या था उस चिट्ठी में? चंद्रसेन कहता है, जब तक मैं वापस ना लौटूं ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी महागुरु की महल से एक व्यक्ति भी बाहर ना जाए। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। चंद्रसेन के मंत्रिमंडल से निकलते ही उसके 10 अंगरक्षक उसके पीछे चलने लगते हैं। चंद्रसेन इससे पहले कभी इतनी जल्दी में नहीं दिखाई दिया। वो सभा से निकलकर सीधे सिपाहियों के इमारत घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में पड़ने वाले राजमहल के सारे कर्मचारी चंद्रसेन को देखकर हड़बड़ा जाते हैं और सर झुकाकर रास्ता देते हुए अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चंद्रसेन सीधे सिपाही घर में प्रवेश करता है और बड़े से हॉल में हजारों की तादाद में सिपाही आपस में मस्ती मजाक और गाना गा रहे होते हैं और चंद्रसेन को देखते ही सभी एकदम से सावधान मुद्रा में खड़े होकर एक कतार में खड़े हो जाते हैं।
सारे ही सिपाही अंदर ही अंदर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो चंद्रसेन खुद ही उनकी इमारत घर में चला आया। चंद्रसेन ऊंची और कड़क आवाज में कहता है, तुम में से सबसे बेहतर 100 सिपाही आगे आ जाओ। ये कहते ही कतार में से एक साथ 100 सिपाही अपने पैर उठाकर 2 कदम आगे आकर थम जाते हैं और बाकी सारे 1 कदम पीछे हो जाते हैं। चंद्रसेन कहता है, अस्तबल के सबसे तेज घोड़े लेकर मेरे साथ आओ। ये कहकर चंद्रसेन सीधा राजमहल के दरवाजे की तरफ चल पड़ता है। वो 100 सिपाही एक कतार में दौड़ते हुए अस्तबल की तरफ भाग पड़ते हैं। चंद्रसेन के महल के मुख्य द्वार तक पहुंचने से पहले ही वो सारे सिपाही अपने अपने घोड़ों के साथ वहां एक कतार में लग जाते हैं। राजमहल के गलियारे में खड़ा शिबू देखता है और सोचता है, ये क्या चल रहा है। वैद्य घर से बाहर आकर स्वामी भी मुख्य द्वार की तरफ देखते हैं और चंद्रसेन अपने घोड़े और उसके पीछे 100 सिपाही अपने घोड़ों पर तैयार हैं। वहां पर विवेक धनराज, भूमित रावल, महागुरु भी खड़े हैं। माहौल अजीब सा और दुविधा से भरा हुआ है। सिपाही घर से भूषण सिंह भी दौड़ा दौड़ा बाहर आकर दूर से देखने लग जाता है कि क्या बात है। राजमहल का मुख्य द्वार खुलता है और बाहर खड़े 2 सिपाही एकदम से सावधान मुद्रा में आ जाते हैं और वहां खड़ा वो आदमी जिसने पत्र लिखकर विवेक धनराज को दिया था मुस्कुराता है और दोनों सिपाहियों से कहता है, देखो बेवकूफो, क्या कहा था मैंने। उनमें से एक सिपाही कहता है, चुप, महाराज आ रहे हैं। वो आदमी कहता है, अरे चुप तुम रहना हरामखोरो, अब वो बाहर आएंगे और तुमसे पूछेंगे कि परशुराम कौन है। और तभी चंद्रसेन का घोड़ा बाहर आता है जिसके पीछे 100 सिपाही तैयार हैं और चंद्रसेन उस आदमी से पूछता है, परशुराम कौन है। दोनों सिपाही हैरान हो जाते हैं और हकलाते हुए उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो आदमी है महाराज। चंद्रसेन अपने घोड़े को उस आदमी के पास लाता है और अपने घोड़े पलट के थैले में से सोने के सिक्कों का एक पूरा थैला निकाल कर उसकी तरफ फेंकता है और कहता है, यदि वो पत्र सही निकला तो तुम्हें 7 गांव की कोतवाली मिलेगी और गलत निकला तो तुम्हारी मौत सोचनी पड़ेगी। फिर चंद्रसेन हल्का सा मुड़कर महागुरु की तरफ देखकर कहता है, इस आदमी की महल में खातिरदारी का प्रबंध करवाइए। और ये कहकर चंद्रसेन जोर से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ निकल जाता है और उसके पीछे 100 सिपाही भी अपने घोड़े से धूल उड़ाते हुए निकल जाते हैं। धूल का बादल छटने के बाद विवेक धनराज बाहर आकर उस आदमी को पकड़कर पूछता है, क्या लिखा था रे तूने उस पत्री में। वो आदमी बड़े गर्व के साथ मुस्कुराकर कहता है, प्रभु, मुझे वो भविष्यवाणी वाली लड़की का पता चल गया। मैंने उसको कहीं देखा और उसका पता भी मैंने उस चिट्ठी में लिख दिया था। लेकिन धन्य हो आपका, जिसके बिना मैं कभी ये बात महाराज तक नहीं पहुंचा पाता और ये इनाम नहीं मिल पाता। ये बात सुनकर विवेक धनराज का दिल अंदर ही अंदर कचोट कर रह जाता है और वो पछता कर सोचता है कि अनजाने में उससे ये क्या हो गया। उसने जिज्ञासा का पता स्वयं उठाकर चंद्रसेन के हाथों में रख दिया, जो मगध राज्य के लोगों की बची खुची आखिरी उम्मीद थी। वह आदमी खुश होकर विवेक धनराज को गले लगाते हुए कहता है, आप फरिश्ते हैं प्रभु, आप फरिश्ते हैं। विवेक धनराज को इतना गुस्सा आता है कि उस आदमी को धक्का देकर पीछे धकेलता है और एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मारता है। वो आदमी एकदम से सहम जाता है, लेकिन विवेक धनराज को एकदम से ध्यान आता है कि उसे वहां खड़े महागुरु, भूमित रावल और बाकी के सिपाही भी देख रहे होते हैं और अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए विवेक धनराज फौरन ही कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गले लगने की, तुच्छ प्राणी, अपनी औकात देखी है तूने। और अपने कपड़े सही करते हुए विवेक धनराज महल के अंदर आ जाता है। परशुराम को दोनों सिपाही भी आकर हाथों से पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो महाराज का आदेश है, तुम भी अंदर ही रहोगे। परशुराम चुपचाप उन दोनों सिपाहियों के साथ अंदर चला जाता है। विवेक धनराज और परशुराम के अंदर आने के बाद राजमहल का द्वार बंद कर दिया जाता है। विवेक धनराज पूरी तरह से सदमे में है कि उसके हाथ से क्या हो गया। महागुरु जल्दी से विवेक धनराज के पास आकर कहते हैं, धनराज, रक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में सारे सैनिक तुम्हारे अधीन आते हैं। सबको आदेश दो कि महल की सुरक्षा कड़ी कर दें और कोई भी यहां से बाहर ना जाए, एक छोटे से छोटा सेवक भी नहीं। लेकिन विवेक धनराज सदमे में खोया रहता है। महागुरु धनराज के हाथ को पकड़कर झंझोड़ते हैं और कहते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, सुना नहीं क्या। धनराज अपने सदमे से बाहर आता है और कहता है, जी 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 महागुरु क्षमा करें। महागुरु गुस्से में कहते हैं, जाओ पानी से मुंह धोकर आओ। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें आज, पहले वो चिट्ठी और अब तुम पता नहीं कहां गुम हो। महागुरु खुद ही मुख्य सैनिक से बात करके उसे समझाने लगते हैं कि वो किस तरह पूरे महल में पहरा लगा दे। तभी महागुरु के पास स्वामी और शिबू भी आ जाते हैं और शिबू पूछता है, क्या बात है महागुरु, कुछ हो गया है क्या। महागुरु माहौल को ठीक करने की कोशिश करते हुए हंसकर कहते हैं, कुछ नहीं महाराज का कुछ नहीं कह सकते, लगता है शायद शिकार पर निकल गए। स्वामी शिबू को इशारा करके पूछने को कहता है कि शिबू स्वामी की बात समझकर कहता है,
शायद ये पूछ रहे हैं कि इतने सारे सिपाही और घोड़ों के साथ क्यों गए। महागुरु कहते हैं मगध राज्य के महाराज हैं वो, सुरक्षा भी तो जरूरी है उनकी। तभी धनराज भी आकर अपनी तरफ से स्वामी और शिबू के सवालों के टालमटोल करने में महागुरु का साथ देने लगता है। लेकिन भूमित रावल दूर खड़ा ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, इससे अच्छा मौका तो नहीं मिल सकता धनराज से बदला लेने का। सबका ध्यान तो इसी बात पर केंद्रित है, लगे हाथ अपनी योग्यता को भी अंजाम दे देता हूं। और वो दूर खड़े भूषण सिंह को देखता है, जो दूर से ही सब समझने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अब वो एक साधारण सैनिक है और स्वयं आकर महागुरु या उच्च मंत्रियों से बात करके नहीं पूछ सकता। भूमित रावल जल्दी से भूषण सिंह के पास जाता है और धीरे से कहता है, यही सही समय है भूषण, सारे सैनिक पहरा देने में व्यस्त हैं। महागुरु, धनराज, स्वामी और इस राजकुमार शरण का ध्यान मैं अपनी तरफ खींच कर रखता हूं। तुम जल्दी से नीचे सुरंग में जाओ और खजाने घर से सारा सोना खाली करवा दो। भूषण सिंह कहता है, सच में अभी करना है क्या? मेरा मतलब हमें थोड़ा सोच विचार और योजना बनाकर। भूमित रावल भूषण सिंह की बात को बीच में काटते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर ना कभी अक्ल थी ना कभी आएगी। ऐसा मौका तुम्हें जीवन भर नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके नीचे जाकर प्रज्वल को बुलाओ और सारा सोना खाली करवा दो। भूषण सिंह कहता है, ठीक है, और वहां से फौरन चला जाता है। तभी पीछे से महागुरु भूमित रावल के पास आकर कहते हैं, तुम भूषण सिंह से क्या बात कर रहे थे? मैंने स्वामी और शरण कुमार से बात करके अभी के लिए उनके सवालों को टाल दिया है, लेकिन विदेश मंत्री तुम हो, उनके सवालों के जवाब तुम्हें देने चाहिए थे और यहाँ मैं और धनराज उनके सवालों को टालमटोल किए जा रहे थे। भूमित रावल कहता है, महागुरु मुझे क्षमा कर दीजिए। दरअसल मैं भूषण सिंह से कह रहा था कि पूर्व रक्षा मंत्री होने के नाते उसके पास जितनी भी कुशलता है उसका इस्तेमाल करे और सारे सिपाहियों का भी व्यवस्थित रूप से नेतृत्व करे। और मेरे पास स्वामी और राजकुमार शरण के लिए विदेश मंत्री होने के नाते एक सुझाव है, क्यों ना हम बेफजूल में ही मंत्रिमंडल की एक बैठक करें जिसमें राजकुमार शरण और स्वामी को अपने साथ बिठाएं। क्योंकि अगर स्वामी को मौका मिला तो वो राजकुमार शरण के दिमाग में फौरन डालना चाहेगा कि वो अभी ही राजमहल से निकलकर माहौल का जायजा ले। यहाँ राजकुमार शरण के राज्य की आधी सेना मौजूद है। यदि उसने बाहर जाने की इच्छा व्यक्त कर दी तो हम वास्तव में उन्हें रोक नहीं पाएंगे। और सच कहें तो हमें वास्तव में नहीं पता कि महाराज किस लिए निकले हैं। तो इसीलिए जब तक वो ना लौटे हम किसी न किसी बहाने स्वामी और राजकुमार शरण को एक बैठक में उलझा कर रखते हैं। महागुरु कहते हैं, बहुत सही कहा तुमने भूमित, वक्त से पहले ही तुमने इस बात का अंदाजा लगा लिया। शुक्र है हमारे पास तुम्हारे जैसा विदेश मंत्री है, वरना ऐसे हर बात में ना कड़ाने वाले स्वामी और इस शरण से इतनी देर तालमेल बनाकर रखना मुश्किल हो जाता। और इस राजकुमार को तो एक छोटा सा बहाना ही चाहिए युद्ध छेड़ने का। यदि स्थिति इतनी तनावपूर्ण नहीं होती तो मैं खुद महाराज से कह देता कि युद्ध की घोषणा करते। खैर मैं मंत्रिमंडल में बैठता हूँ, तुम बाकी सभी को लेकर आओ। और जब तक महाराज नहीं लौटते बहस करने के लिए कुछ भी व्यर्थ के मुद्दे मन ही मन सोच लेना। और धनराज को भी इशारे से समझा देना कि मंत्रिमंडल में हम जितनी भी बातें करेंगे सब व्यर्थ की होंगी, केवल इन दोनों गंधार वासियों का समय बर्बाद करने के लिए। महागुरु चले जाते हैं और भूमित रावल मन में कहता है, समय तो बर्बाद करना ही है मुझे, लेकिन सिर्फ इन दोनों का नहीं, तुम्हारा और धनराज का भी, ताकि इस दौरान यहाँ का शाही खजाना ठन ठन गोपाल हो जाए। हे भगवान, बस भूषण को इतनी सद्बुद्धि देना कि इस बार कुछ गड़बड़ ना करे। वहां चंद्रसेन और उसके पीछे 100 सिपाही पागलों की तरह तेज घुड़सवारी करते हुए मालती गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन किसी भी सिपाही को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। चंद्रसेन के दिमाग में केवल उस आदमी की लिखी हुई उस पत्री के शब्द दौड़ रहे हैं जिसमें लिखा था, वो भविष्यवाणी वाली लड़की मालती गांव में और एक झोपड़ी में रहती है जो किसी बिक्कू नाम के लड़के की है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसके हाथ पर वो निशान देखा है। और चंद्रसेन दोबारा अपने घोड़े को टाल देकर उसकी रफ्तार और बढ़ा देता है। चंद्रसेन जब मालती गांव में बिक्कू की झोपड़ी पर पहुंचेगा तब क्या होगा? क्या महागुरु और भूमित रावल स्वामी और शिबू को मंत्रिमंडल की बैठक के बहाने महल में रोक कर रख पाएंगे? क्या भूमित रावल का शाही खजाना गायब करवाने वाला प्लान काम करेगा? क्या चंद्रसेन शनाया तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।